ओके, तो नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है केस स्टडी ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या है हमारे यहाँ पर? केस स्टडी ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर प्रोडक्ट को बनाने में कई स्टेजेस लगते हैं। मतलब प्रोडक्ट जो है वो कई स्टेजेस से गुजर कर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है जो कि यहाँ पर कपड़े बनाती है, क्लोथ्स बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पे जो है वो कपड़े बनाती है, इसीलिए यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है कपड़े बनाने की, उसको इसने कई स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पहला जो स्टेज है, पहला जो स्टेज है उसके अंदर कपड़े की कटिंग की जाती है। क्या की जाती है? कपड़े की कटिंग की जाती है। दूसरे स्टेज के अंदर कपड़े की जो है वो स्टिचिंग की जाती है, यानी कि कपड़ों को सिला जाता है, बटन्स वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं। और तीसरे स्टेज के अंदर बेसिकली जो बाकी का काम होता है, जो छोटा मोटा रह जाता है, कॉलर कप वगैरह लगाने, वो सारा का सारा जो है इस थर्ड स्टेज के अंदर जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में होता क्या है, तो देखो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्टेज की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम पहले ये जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर जहां पर कपड़े की कटिंग की जाती है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। मान के चलिए इसकी कॉस्ट आ रही है 50 लाख रुपए। उसके बाद आप स्टेज 2 की यहाँ पर सेपरेटली कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे तो इसकी कॉस्ट भी कितनी आएगी? 50 लाख रुपए। उसके बाद तीसरी तीसरी हमारी जो स्टेज है उसकी भी सेपरेटली, उसकी मान के चलो 50 लाख रुपए। यानी कि आपकी हर स्टेज के ऊपर 50-50 लाख रुपए का खर्च जो है वो आ रहा है। उसके बाद अगर आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करें तो वो कैसे करोगे? तो इन तीनों स्टेजेस पे जो खर्च आया, जो टोटल कॉस्ट है उसको आप ऐड कर दोगे। 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1.5 करोड़ रुपए। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। ये आपकी यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो है अपनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोसेस कॉस्टिंग भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग को डिफाइन करती है? पहला, दिस कॉस्टिंग टेक्निक is employed when product undergoes multiple sequential stage process where the output of one process become the input of subsequent process। ठीक है, तो देखो इस कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर जो प्रोडक्ट है वो कई स्टेजेस से होकर गुजरता है और एक स्टेज का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट स्टेज का इनपुट होता है। जैसे स्टेज 1 का जो आउटपुट था, यानी कि आपने जो कपड़े की कटिंग की, वो नेक्स्ट स्टेज जहां पर स्टिचिंग की जाएगी उसके लिए क्या होगा? इनपुट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेज का आउटपुट जो है थर्ड स्टेज के लिए क्या होगा? इनपुट होगा। तो ये स्टेटमेंट डिफाइन करिए। इन प्रोसेस कॉस्टिंग वी डिटरमाइन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच इंडिविजुअल स्टेज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो हम बेसिकली हर एक स्टेज का, इंडिविजुअल स्टेज का जो कॉस्ट है वो अलग से यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, तो ये भी डिफाइन कर रही है। प्रोसेस कॉस्टिंग अलाउस फॉर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू ईच स्पेसिफिक स्टेज ऑफ प्रोसेस इनेबलिंग बिजनेस टू ट्रैक और इवैल्यूएट द एक्सपेंसेस इनकर्ड ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग की हेल्प से आप ये जान पाते हो कि प्रोडक्शन के हर स्टेप के ऊपर आपको कितना एक्सपेंस जो है वो इनकर करना पड़ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो अच्छे तरीके से जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग को डिफाइन करी है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रहेगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोसेस लॉसेस इट रेफर्स टू द मटेरियल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर लॉस्ट वेस्टेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। These losses can occur due to various reasons such as spoilage, evaporation, leakage and any other form of waste. Which of these are type of losses? ठीक है, तो देखो जो प्रोसेस लॉस होता है वो क्या होता है? देखो तीन, जब हमने प्रोसेस की बात करी, प्रोडक्शन प्रोसेस की, तीन हमारे यहाँ पर स्टेजेस है। तीन हमारे यहाँ पर स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, और हर स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे जो रॉ मटेरियल वगैरह है उनका लॉस जो है वो होता है, और उन लॉसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस लॉसेस। यानी कि हमारे प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट और रिसोर्सेज की वेस्टेज जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर टाइप होती है लॉस की। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर टाइप होती है लॉस की? तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर नॉर्मली जो लॉसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब ये क्या होता है, पहले बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। देखो नॉर्मल लॉस जो है वो कंपल्सरी होता है कि वो होना ही होना है, हम उसे किसी भी हालत में अवॉइड नहीं कर सकते। नॉर्मल लॉस जो है वो बेसिकली नेचर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है, यानी कि हम इस तरह से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, यानी कि हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ वेस्टेज हो ही जाती है। जैसे स्टेज 1 के अंदर जब आप कपड़े की कटिंग करते हो तो कपड़े की कटिंग कर रहे हो
तो कुछ ना कुछ जो कपड़ा जो आप कट गया है छोटे छोटे पार्ट्स में, वो तो वेस्टेज होना ही होना है, क्योंकि हमारे काम की नेचर ही ऐसी है। तो ये हमारा नॉर्मल लॉस होता है। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो कि हमने सोचा नहीं था, एक्सीडेंट की वजह से होगा। जैसे मान के चलो फैक्ट्री में आग लगी, आग की वजह से सारे कपड़े जल गए, तो ये हमारा क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सपोज द कंपनी प्रोड्यूसर्स 10,000 liters of fruit juice by processing 12,000 liters of fruit pulp. During the production process, it is expected that some of the fruit pulp will be lost due to evaporation, spillage or other reason. This loss is known as, देखो कंपनी क्या करती है? फ्रूट जूस बनाती है जिसके लिए वो फ्रूट्स का यूज करती है, ठीक है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ फ्रूट पल्प ऐसे हैं जो कि लॉस्ट हो जाएंगे। किसकी वजह से? इवापोरेशन की वजह से, स्पिलेज की वजह से, अदर रीजन की वजह से। तो ये लॉस कौन सा लॉस कहलाएगा? ये हमारा नॉर्मल लॉस कहलाता है, अब नॉर्मल लॉस कहलाता है, नेचुरल लॉस कहलाता है, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लगा? तो ये जो लॉस है वो हमारा नॉर्मल लॉस कहलाता है। कौन सा लॉस कहलाता है? नॉर्मल लॉस जो है वो कहलाता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एबनॉर्मल गेन अराइजेस। एबनॉर्मल गेन कैसे अराइज होता है? एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जब आपको कोई प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन कब अराइज होता है? ऑप्शन ए कह रहा है जब एक्चुअल लॉस जो है वो एस्टिमेटेड लॉस से, जो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस है उससे कम हो, या फिर जो एक्चुअल लॉस है वो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो, या फिर एक्चुअल लॉस जो है वो इक्वल हो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि अगर हमारा जो एक्चुअल लॉस है वो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से कम होगा तो वो एबनॉर्मल गेन होगा। जैसे एग्जाम्पल के आपने सोचा था कि जब आप कपड़ा बनाओगे तो 5 लाख का जो मटेरियल है वो आपका वेस्टेज हो जाएगा, ये नॉर्मल बात थी। पर एक्चुअली में देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का मटेरियल जो है वो यहाँ पर वेस्ट हुआ। यानी कि जो एक्चुअल लॉस है, एक्चुअल लॉस है वो हमारे एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से 1 लाख रुपए कम है। तो ये जो 1 लाख रुपए है ये हमारा एबनॉर्मल गेन जो है वो कहलाएगा। ये जो है हमारा एबनॉर्मल गेन जो है वो कहलाएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ज्वाइंट प्रोडक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ज्वाइंट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रू है? ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है? ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है? देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं, पर एक पॉइंट पर जाकर वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब आपने एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, पर एक पॉइंट पे जाकर उससे दो प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। जैसे फर्ज करिए आपने यहाँ पर मिल्क से, आपने यहाँ पर मिल्क से मिल्क के ऊपर प्रोसेसिंग की, ठीक है, और उससे आपने दही बनाया, आपने उससे यहाँ पर कर्ड बनाई, ठीक है, और साथ के साथ ना यहाँ पर जो लस्सी है यानी कि जो बटर मिल्क है वो भी यहाँ पे जो है बन गया। यानी कि अगर आप दूध से दही बनाते हो तो कुछ पानी से निकलता है, लस्सी निकलती है ना। तो आप देखोगे कि जो मिल्क है, जो यहाँ पर मिल्क है उस वो एक सिंगल प्रोडक्ट है, पर जब हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की तो वो दो प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो ये जो दो प्रोडक्ट है, जो दही है और जो लस्सी है, वो बेसिकली हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारे ज्वाइंट प्रोडक्ट जो है वो कहलाएगी। ज्वाइंट प्रोडक्ट जो है वो कहलाएगी। ओके, तो अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? पहला, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिंगल प्रोसेस से जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ये भी करेक्ट है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका हमेशा एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन होता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इंपॉर्टेंस, मतलब कि इक्वल इंपॉर्टेंट। जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब कि कंपनी के लिए वो दोनों प्रोडक्ट ही यहाँ पर जरूरी होते हैं। जैसे ना एक मैं आपको बताऊं बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वहां पर भी दो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट के आपने, एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने प्रोसेसिंग की, दो प्रोडक्ट बने, पर वहां पर एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि मेन प्रोडक्ट होता है, और एक जो है ऐसे वैसे ही प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। पर ज्वाइंट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, वहां पर आपके लिए दोनों प्रोडक्ट जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंट जो है वो रखते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये दोनों के देना स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डैश प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रॉफिट ऑन जनरेटेड ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ कंपनी। इट रिप्रेजेंट द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ईच इंडिविजुअल प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझा दूं, इसका आंसर है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। देखो आपका जो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था 3 स्टेजेस में हो रहा था, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ओके,
तो आपने जब सेपरेटली स्टेज 1 की कॉस्ट कैलकुलेट की, आपने सेपरेटली स्टेज 2 की यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट की, सेपरेटली आपने कॉस्ट 3 की यहाँ पर, स्टेज 3 की यहाँ पर कैलकुलेट की, तो अब हम ना सेपरेटली प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट करिए कॉस्ट आई 50 लाख की, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ हमें, मतलब कि जो रेवेन्यू हुई वो 60 लाख रुपए की, यानी कि हर स्टेज पे आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है। यानी कि एक स्टेज से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ है 10 लाख रुपए। तो इसे हम कहते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, यानी कि प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उस डिफरेंट स्टेजेस का जो प्रॉफिट होता है वो हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो है वो कहलाता है। तो ऑप्शन बी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।